बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैडिज्म के चैप्टर 29 की पार्ट 2 की वीडियो को। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग बेसिक चैप्टर को ओवरव्यू ले चुके हैं और एंटी साइकोटिक्स की क्लासिफिकेशन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और उनके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्लिनिकल यूजेस देखने हैं एंटी साइकोटिक्स के कि किन किन जगहों पे कौन कौन से एंटी साइकोटिक यूज करते हैं और हमने उनकी टॉक्सिसिटीज देखनी है। इनकी टॉक्सिसिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पार्ट 1 की वीडियो में बताई थी कि टॉक्सिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात। स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसके सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ये तो बेचारा वैसे ही फौत हुआ है। हाँ जी, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और एक को हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है, नाम से जाहिर है, जो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, ज़्यादा कुछ हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, बंदा ज़्यादा एक्टिव, बिज़ारे आइडिएशन, इधर उधर के ख्यालात उसको आई जा रहे हैं, हेलुसिनेशंस, जो चीज़ है नहीं वो उसको दिखाई दे रही है, डिल्यूजन्स, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो सोच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी कि एक बंदे में ऐड ऑन हो रही है ना एक तरह से, तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। सही की बात। और दूसरे होते हैं हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स। ये होता है चीज़ें निकलती जाए, अच्छा मूड होने की बजाय बिल्कुल मूड ऑफ हुआ पड़ा है इसका, बंदा डिप्रेस हुआ पड़ा है, कुछ ज़्यादा सोचने का दिल नहीं कर रहा, कहीं ज़्यादा घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये इस तरफ जा रही होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने ये देखें, इमोशनल ब्लंटिंग, इमोशन अब उसमें इतने नहीं है, ना किसी से बहुत खुश होता है ना कोई गम होता है, उसको बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है तो गुजर रही है। सोशल विड्रॉल, घूमने फिरने का दिल नहीं करता। लैक ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन कम हो गई, खुशी गमी कम हो गई, घूमना फिरना कम हो गया, सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, इनको हम कह रहे हैं नेगेटिव सिम्टम्स। सही की बात। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमने एटिपिकल ड्रग्स पढ़े थे, हमने एंटीसाइकोटिक्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। हमने कहा था एक होते हैं हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, दूसरे होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। सही हो गया। हमने कहा था टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, एटिपिकल को हम सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो बातें इनके बारे में हो गई। फिर नंबर 3 पे हमने कहा था कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो ओल्डर हैं, जाहिर बात है, और ये न्यूअर ड्रग्स हो गए। ये तो मतलब मुख्तलिफ नाम बताए हैं ना मैंने सिर्फ आपको। अब अगर क्लिनिकल यूज़ के एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने में काम आते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स पे इनका खास इफेक्ट नहीं होता, यानी ये डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इन चीज़ों को तो ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल, उन चीज़ों को खास ट्रीट नहीं करेंगे। जबकि जो एटिपिकल होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। सही के बाद। तो ये हमें थोड़ा सा इनकी एक डिफ्रेंसिएशन भी साथ साथ टिपिकल और एटिपिकल चलती रहनी चाहिए। एंटीसाइकोटिक्स में बेसिकली ये डिफ्रेंसिएशन ही है जो आपने जेल में रखनी होती है। अच्छा, यहाँ पे कॉपी ने ये की हुई है कि आप काफ़ी देर तक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेते रहते हैं, सेवरल वीक्स लेते हैं, तो जाके उनकी क्लिनिकल एफिकेसी आना शुरू होती है, तो जाके वो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होना शुरू होते हैं। ये नहीं है कि आप जैसे दोगे ड्रग तो वो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। सही होगी बात। अच्छा, अब इधर एक बात उन्होंने की है कि इंडिविजुअल पेशेंट्स को स्पेसिफिक थेरेपी चाहिए होती है। ये बात आपके पास लिपिन कॉर्ड के तो थोड़ी ज़्यादा डिटेल से उन्होंने बताई हुई है ड्रग सिलेक्शन के बारे में। किसी के अंदर कोई ड्रग सूट कर रहा है, किसी के अंदर कोई ड्रग सूट कर रहा है, तो डिफरेंस ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी के हिसाब से हर पेशेंट के अंदर हम लोग मुख्तलिफ ड्रग ग्रुप्स को सेट कर रहे होते हैं। यानी कि ये आप एक जेनरिक नहीं कह सकते कि भाई ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। आपने एक तो पेशेंट के कोमॉर्बिड्स देखने होते हैं। अभी आगे जब हम टॉक्सिसिटीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ ड्रग्स हैं वो हाइपरलिपिडीमिया कॉज कर रहे हैं, कुछ डायबिटीज़ के लिए अच्छे नहीं है, कुछ ठीक है तो साइकेट्रिक इश्यूज़ के लिए अच्छे नहीं है। तो हमने देखना है पेशेंट को अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं जो कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाती हैं, जो कि कार्डियोटॉक्सिक है, वो वाला नहीं देंगे। तो पेशेंट के कोमॉर्बिड्स को देखना है। फिर आपने उसकी बीमारी भी देखी है कि उसमें पॉजिटिव सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं कि नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ओवरऑल ड्रग को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सही हो गया। लेकिन नेचुरल सी बात है कि टॉक्सिसिटी के हवाले से देखा जाए तो हमारे एटिपिकल ड्रग्स या सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो हैं उनकी टॉक्सिसिटीज कम होती हैं और उनकी ओवरऑल एफिकेसी ज़्यादा होती है। एक और डिफरेंस मुझे यहाँ पे ध्यान में आ गया, टिपिकल ड्रग्स हमने कहा था कि डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा एफिकेसी रखते हैं, D2 रिसेप्टर्स के ऊपर मोस्टली एक्ट कर रहे होते हैं। जबकि एटिपिकल हमने कहा था ऑल्दो D2 पे ये भी एक्ट करते हैं लेकिन ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे ज़्यादा एक्ट कर रहे होते हैं। सही हो गया। ये डिफरेंसेस आप चाहे कहीं पे नोट भी कर लें, आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा जी, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप सोचेंगे कि यार जब ये इतने अच्छे हैं तो फिर हम ये वाले ड्रग्स जो ओल्डर ड्रग्स हैं उनको यूज़ ही क्यों करते हैं। तो भाई क्लिनिकली इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं और कुछ बीमारियों में ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए हम इनको टॉक्सिसिटी के बावजूद यूज़ करते हैं। डन। एक और बात उन्होंने यहाँ पे क्लोज़ापीन के बारे में लिखी हुई है। क्लोज़ापीन एक
एटिपिकल ड्रग है, यानी कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, एडवांस न्यूअर एंटीसाइकोटिक है, लेकिन हम इसकी टॉक्सिसिटीज इतनी ज़्यादा हैं, वो आगे आप देखेंगे इसी पार्ट की वीडियो में मुख्तलिफ जगह मैंने टॉक्सिसिटीज की हाईलाइट की हुई है कि वो हम मुख्तलिफ हर सूरत में नहीं देते, वो उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके दूसरे ड्रग से ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि जो रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स होते हैं, जो और किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे, टिपिकल एटिपिकल से ठीक नहीं हो रहे, उनको फिर हम क्लोज़ापिन देते हैं। आमतौर पर क्लोज़ापिन नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। आगे उन्होंने इसकी टॉक्सिसिटी बहुत सारी यहाँ पे बताई हुई है। बोन मैरो सप्रेशन करवा सकता है, जिसकी वजह से आपके पास स्वेयर ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स कम हो रहे हैं, हम साथ साथ WBC चेक करते हैं अगर किसी बंदे को क्लोज़ापिन दे रहे हैं। इसी तरह ये सीजर्स कॉज कर सकता है, ये कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, इसकी और भी जो टॉक्सिसिटीज हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया कि क्लोज़ापिन को ज़रा फ़र्क स्टेटस देना है, इसको ज़रा अलग से देखते रहना है कि यार क्लोज़ापिन एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। सही होगी बात। तो ये तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में हमने सारा कुछ डिटेल डिस्कस कर ली। पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम काफ़ी देर देना पड़ता है, क्लोज़ापिन का अलग स्टेटस है, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए स्पेसिफिक थेरेपी होती है बस। अब आते हैं हम अदर साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिक डिस्फंक्शन यानी स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा दूसरी चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ों में भी यार, अच्छा मेनिया आपको ज़हन में होना चाहिए क्या होता है। बेसिकली बायपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है, इसके अंदर पेशेंट जो होता है ना वो दो तरह के, नाम से जाहिर है, दो चीज़ों में रह रहा होता है। एक तो इसके अंदर डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं और दूसरा मेनिया होता है, बंदा बहुत एक्साइटेड होता है, हाइपर हुआ हुआ होता है बंदा, ठीक है, गुस्सा बहुत आ रहा है, हाइपर हुआ हुआ है और इस तरह का बंदा हुआ हुआ होता है। तो कभी इस पर हाइपर वाले सिम्टम्स चल रहे होते हैं, कुछ महीनों बाद देखोगे बंदा बड़ा डिप्रेशन में जा रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर के लिए पार्ट 3 की वीडियो में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बेसिक जो ड्रग हम यूज़ करते हैं या फर्स्ट लाइन थेरेपी, तो इसके पास लिथियम ही होता है, लेकिन मैं बता रहे हैं कि कुछ न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी हम लिथियम के साथ साथ यूज़ करते हैं मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह एक्यूट मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है भाई ये ड्रग्स, 3 ऑफ दीज ड्रग्स हैं जो कि हम प्रिवेंशन ऑफ मेनिक फेज के लिए भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। सही है। बायपोलर डिसऑर्डर में जो डिप्रेशन का फेज़ आ रहा है उसके अंदर भी हमने देखा कि अक्सर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स, क्विटापिन और ओलानजापिन, ये न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स जो हम यूज़ कर लेते हैं। सही की बात। अच्छा, जो दूसरे मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको पता है ना पार्किंसनिज्म एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिन का मसला बना होता है। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंदर साइकाट्रिक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। अगर मैं आपको पिछले चैप्टर से बताऊँ तो हमने जब पार्किंसनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था यहाँ पे, हाँ, तो ये देखें वो कह रहे हैं इन एडवांस पार्किंसनिज्म बिहेवियर चेंजेस, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस में अकर। तो पार्किंसनिज्म जब एडवांस होती है तो उसके अंदर साइकोटिक इशूज भी आ रहे होते हैं। तो पार्किंसनिज्म में साइकोटिक इशूज आ रहे हों, या टॉरेट सिंड्रोम के पेशेंट में साइकोटिक इशूज आ रहे हों, या अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हों, तो इन सारे साइकोटिक सिम्टम्स को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीसाइकोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा है ये मोलिनडोन जो है ये वैसे हम नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन टॉरेट सिंड्रोम के साथ हम इसको अक्सर एज एन एंटीसाइकोटिक यूज़ करते हैं। ये बात समझ। स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा जो साइकोटिक इशूज़ हैं वो भी देख लिए, और साइकोटिक इशूज़ के अलावा कुछ और जगहों पे भी यूज़ हो रही होती हैं, वो होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन साइकेट्रिक इंडिकेशंस। आपको याद होगा पार्ट 1 की वीडियो में जब हम मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक तो चलो डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन, दूसरा हमने देखा सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं खास तौर पे सेकंड जनरेशन। उसके अलावा ये जो एंटीसाइकोटिक्स हैं ये हमारे पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर से भी काम करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर से भी काम करते हैं, अल्फा रिसेप्टर से भी काम करते हैं। तो इन रिसेप्टर्स की भी काम करने की वजह से सारी बातें कुछ और इफेक्ट्स भी इनके होंगे। इन रिसेप्टर्स की वजह से अक्सर टॉक्सिसिटीज़ भी होती हैं, लेकिन इन रिसेप्टर्स की वजह से कुछ फ़ायदे भी तो हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर किसी बंदे को इचिंग हो रही है, प्रोरेटिक एक्शन हो रही है, तो उसको भी ट्रीट करने में काम आएगा। आपको पता है एंटी हिस्टामिन्स हम लोग वॉमिटिंग रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंटी एमेटिक भी होते हैं। तो इसी तरह से जो एंटीसाइकोटिक्स हैं उनका एंटी एमेटिक एक्शन भी होता है और वो सेडेटिव्स के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। वो एंटी प्रोरेटिक यानी कि जो खारिश वगैरह, उलझन वगैरह, इचिंग वगैरह, इसको ट्रीट करने के लिए भी काम आ सकते हैं। सही होगी बात। तो ये कोई आपके पास क्लिनिकल यूज़ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी। पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के लिए फर्स्ट जनरेशन, नेगेटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सेकंड जनरेशन, काफ़ी ज़्यादा देर सेवरल वीक्स देते हैं तो इफेक्ट आता है। सही हो गया। उसके अलावा बायपोलर डिसऑर्डर में भी न्यू ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के साथ जो हमारे पास साइकेट्रिक इशूज़ आ रहे हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सही है। नॉन साइकेट्रिक में एंटी एमेटिक एक्शन भी होता है, एंटी प्रोरेटिक भी होता है और सेडेटिव भी होता है। बस इतनी बात अभी तक आपने याद रखने की है, बाकी तो हमारे पास ऐसी डिटेल्स थी। अब आते हैं हम टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी में सबसे पहले आते हैं हमारे पास रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स। यहाँ पे पार्किंसन लाइक सिंड्रोम का जिक्र किया जा रहा है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, पार्ट 1 की वीडियो में भी बता चुका हूँ। देखो, डोपामिन का ये बेसलाइन हो गया। अगर डोपामिन अपनी बेसलाइन से ज़्यादा हो जाएगी यानी एक्सेसिव डोपामिन होगी तो हमारे पास साइकेट्रिक इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कि साइकेट्रिक इशूज़ हैं।
और जब डोपामिन कम हो रही होती है तो वो हम कहते हैं कि पार्किंसनिज्म हो रहा है, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं? डोपामिन बढ़ा के नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं। अगर पार्किंसनिज्म का ट्रीटमेंट ज़्यादा हो जाए, यानी कि पार्किंसंस डिजीज़ के ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है साइकेट्रिक इशूज़, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी है। वैसे पार्किंसनिज्म के अंदर भी साइकेट्रिक इशूज़ आते हैं और पार्किंसनिज्म के जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तो भी साइकेट्रिक इशूज़ आते हैं, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इशूज़ होंगे और बहुत ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी साइकेट्रिक इशूज़ कुछ ना कुछ होंगे। वेरी सिमिलरली जब हम एंटी साइकोटिक्स दे रहे होते हैं, जाहिर बात है साइकेट्रिक इशूज़ में क्या होता है, डोपामिन ऊपर गई है ना, जब हम एंटी साइकोटिक्स देते हैं तो एंटी साइकोटिक्स डोपामिन को कम कर रही होती हैं और डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है वो कोरिलेट हो रही होती हैं। साइकेट्रिक इशूज़ तो जब भी डोपामिन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, हर जगह पे कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं, क्योंकि साइकेट्रिक इशू भी हर तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव सिम्टम भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम भी होते हैं। एनीवेज, अच्छा, मेरी इस बात से शायद आपके जहन में इंप्रेशन ये चला गया हो कि डोपामिन ऊपर जाने से जो साइकेट्रिक इशूज़ होंगे वो पॉजिटिव सिम्टम है और नीचे जाने से जो होंगे वो नेगेटिव सिम्टम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साइकेट्रिक इशूज़ डोपामिन ज़्यादा या कम में हो सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात की जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया डोपामिन की एक्सेस में ही होता है, ठीक है, या स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर अक्सर डोपामिन की एक्सेस ही पाई जाती है और स्किज़ोफ्रेनिया में ही हमें पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स मिलते हैं। यानी पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स अगर स्किज़ोफ्रेनिया के हैं तो वो दोनों हाई डोपामिन के अंदर ही होंगे। समझ में आ गई बात? दोनों को ट्रीट करने के लिए हम डोपामिन एंटागोनिस्ट ही दे रहे हैं। ओके होगी बात? आई होप सो कि आपके लिए को मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की होगी, अगर हुई है तो थोड़ा सा पीछे करके ये बात दोबारा सुन लें। अच्छा जी, तो ये हमें समझ में आ गई कि इसके पार्किंसन लाइक इफेक्ट्स क्यों होंगे। अगर पार्किंसन लाइक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? नंबर एक तो डोज को कम कर दिया जाए या फिर उनको एंटागोनाइज किया जाए बाय यूजिंग एंटी मस्क्रीनिक्स। यहाँ पे आपको याद होगा पार्किंसनिज्म में पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए हमने एंटी मस्क्रीनिक्स दिए थे, जैसा कि बेंस्ट्रोपिन, बायपेरिडीन, ठीक है, ये पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए था। तो अगर एंटी साइकोटिक्स की वजह से पार्किंसन लाइक सिंड्रोम हो रहा है तो इसको भी ट्रीट करने के लिए आप ये वाले ड्रग्स दे सकते हो। ओके होगी बात? अच्छा जी, उसके अलावा वो यहाँ पे बात कर रहे हैं जी फिनोथायाजीन्स के बारे में। हाँ, एक्स्ट्रा पेरिमेटल टॉक्सिसिटी जो हो रही है आपके पास, एक्स्ट्रा पेरिमेटल सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं वो भी अक्सर एंटीसाइकोटिक्स की वजह से है। तो ये भी मूवमेंट डिसऑर्डर्स ही, हेलोपेरिडोल हो गया और फिनोथायाजीन्स हो गया। ये हेलोपेरिडोल फिनोथायाजीन्स क्या हैं? ये सारे आपके पास फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंडर आते हैं। सही के बाद ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स आप कह सकते हैं, यह भी सही होगी। फिर इस तरह वो कह रहे हैं कि ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स के साथ अक्सर एकथेसियाज और डिस्टोनियाज भी हो जाते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, सही है, बस पार्किंसन लाइक सिंड्रोम का आपको आइडिया होना चाहिए ट्रीट कैसे कर रहे हैं हम एंटी मस्क्रीनिक्स से। आगे आते हैं हम टार्डिव डिस्काइनेसिया की तरफ। ये जो मैंने उंगली यहाँ पे रखी थी उसकी वजह यही है कि मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि ये जो एंटी मस्क्रीनिक्स हैं ये बड़े मुनफरिद हैं। एक मूवमेंट डिसऑर्डर ट्रीट करते हैं और एक मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज करते हैं, यानी इनका इफेक्ट भी इनका जो यूज़ है क्लिनिकल यूज़ वो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए और इनकी टॉक्सिसिटी है टार्डिव डिस्काइनेसिया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो अब ये एक बड़ी मुनफरिद सी बात है एंटी मस्क्रीनिक्स के बारे में कि भैया ये पार्किंसन लाइक सिंड्रोम को ट्रीट करते हैं या पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं और टार्डिव डिस्काइनेसिया ये कॉज करते हैं। सही हो गया? तो यहाँ पे आप टार्डिव डिस्काइनेसिया का जिक्र हो रहा है, खास तौर पे वो कह रहे हैं एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स की वजह से टार्डिव डिस्काइनेसिया हो जाता है। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? कोई अप्रूव्ड ड्रग तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कौन से ड्रग्स ड्यूटेट्राबेंजीन और वैलबेंजीन यूज़ कर लेते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। ये भी हम चैप्टर 28 में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये देखें, टार्डिव डिस्काइनेसिया को ट्रीट करने के लिए ड्यूटेट्राबेंजीन और वैलबेंजीन। तो ये चैप्टर 28 की वीडियो आप देख लेंगे तो ये बातें वैसे ही आपको ज़्यादातर आती होंगी, होपफुली आप देख चुके होंगे। तो ये वाली बातें कंप्लीट होती हैं। फिर आते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पे भी एंटीसाइकोटिक्स एक्ट करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एंटीसाइकोटिक्स एक्ट करते हैं, तो इसके कोई ना कोई ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट भी तो होंगे। तो वो हम देखते हैं कि इनकी ब्लॉकेज, ये यहाँ पे यही बात लिखी हुई है उन्होंने कि पेरिफेरल मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स और अल्फा रिसेप्टर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्सर साइड इफेक्ट्स के साथ बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, यानी उन साइड इफेक्ट को टॉलरेट करना शुरू हो जाती है। बहरहाल मुकम्मल टॉलरेंस नहीं डेवलप होगी या टॉलरेंस के बावजूद भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉज करने वाले ड्रग्स में एक नाम आता है आपके पास थायोरिडाजीन। सो की बात ये हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं, जबकि हेलोपेरिडोल बहुत कम साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। सही है।
इसी तरह फिर क्लोजापिन का जिक्र किया हुआ है। क्लोजापिन और जो बाकी न्यू एंटीसाइकोटिक्स हैं वो भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स अगर ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं, मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का एक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो कुछ ना कुछ हद तक, कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली, कुछ ना कुछ हद तक अगर वो एंटी मस्क्रीनिक्स भी होते हैं तो इसका मतलब है कि एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स कौन से होते हैं? एक तो आपने बताया ना ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह और ये वो सारे, इनको भी भूल जाएं। वैसे टिपिकल अगर मैं आपसे पूछूं तो एंटी मस्क्रीनिक्स में आपका नेम जेन में आता है नाम एट्रोपिन वगैरह, एट्रोपिन और वो साइक्लोपेंटोलेट और इस तरह के ड्रग्स होते हैं ना, एट्रोपिन। तो जहन में रखो कि एंटीसाइकोटिक्स कुछ ना कुछ एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं। एट्रोपिन किस तरह के इफेक्ट्स कॉज करता था? जाहिर सी बात है, देखो एंटी मस्क्रीनिक का मतलब है पैरासिम्पथेटिक को खत्म किया जा रहा है। मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पैरासिम्पथेटिक के होते हैं ना, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो एंटी मस्क्रीनिक्स पैरासिम्पथेटिक से ऑपोजिट काम कर रहे होंगे। पैरासिम्पथेटिक सेलिब्रेशन करवाता है, जीआईटी की मूवमेंट्स करवाता है, ब्लैडर की मूवमेंट्स करवाता है, तो ये ऑपोजिट करेंगे। सेलिब्रेशन नहीं होगी, ड्राई माउथ, जीआईटी मूवमेंट्स नहीं होंगी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर मूवमेंट नहीं होगी, यूरिनरी रिटेंशन, इसी तरह से विजुअल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स भी होंगे एंटीसाइकोटिक्स के। सही होगी बात। अच्छा, कुछ एंटीसाइकोटिक्स के बहुत कम होते हैं ये वाले इफेक्ट्स, कुछ के ज़्यादा होते हैं। जिस तरह बता रहे हैं कि जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल है, इनके बहुत कम इफेक्ट्स हैं। और कुछ ड्रग्स आपके पास कन्फ्यूजन स्टेट्स कॉज कर रहे हैं। ये बातें बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स क्या करते थे। अल्फा रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अगर आपको याद हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम अल्फा 1 अल्फा 2 पढ़ते हैं। अल्फा 1 का एक मेन इफेक्ट वेजोकंस्ट्रक्शन होता है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वेजोकंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है बॉडी के अंदर, सिस्टमिक वेजोकंस्ट्रक्शन, वो किन रिसेप्टर के थ्रू करवा रहा होता है? वो अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू करवा रहा होता है। तो अगर ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी थोड़ा बहुत ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब है वेजोकंस्ट्रक्शन खत्म होगी, ब्लड वेसल्स डायलेट करेगी। और ब्लड वेसल्स के डायलेट करने की वजह से टिपिकली जो हाइपोटेंशन होती है उसको हम कहते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन। सही की बात। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स होते हैं हमारे पास, वो पोस्टरल हाइपोटेंशन भी कॉज करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे हमने देख लिया, खास तौर पे वो दोबारा आ गया जी क्लोजापिन और जिप्रासिडोन, ये हमारे पास ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा, ये वाला जो इफेक्ट है पोस्टरल हाइपोटेंशन का इफेक्ट, ये एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो एल्डरली पेशेंट्स में एंटीसाइकोटिक्स बहुत एहतियात से देनी है। आई रिपीट माई लाइन, एल्डरली पेशेंट्स में टॉक्सिसिटीज़ की वजह से एंटीसाइकोटिक्स बहुत एहतियात से देनी होती हैं। सही होगी बात। आखिर में कॉल लिखी हुई उन्होंने इस हेडिंग के आखिर में कि भाई फेलियर टू इजैकुलेट भी कई दफ़ा मर्दों के अंदर कॉज कर रहा होता है, यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कॉज कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक्स। ऑलराइट, अब आते हैं हम एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की तरफ। ओवरऑल अगर मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताता हूँ, क्या गुर की बात है यार, याद करोगे आप, जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है ना, वो ज़्यादातर उनकी टॉक्सिटीज जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछो ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कौन सा कॉज करता है, ये कॉज करते हैं। आगे आप देखेंगे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वो भी ज़्यादा ये कॉज करते हैं। पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम, टार्डिव डिस्किनेसिया वगैरह ज़्यादा आपके पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कॉज करते हैं। और जो एटिपिकल हैं वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स में काफ़ी अच्छा एक्ट करते हैं, यानी मूवमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा नहीं कॉज करते। लेकिन ये जो होते हैं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉज करते हैं। ठीक होगी बात। अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसा कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ये इस तरह के मुख्तलिफ अब हाइपरग्लाइसीमिया है तो यानी कि शुगर के पेशेंट्स के अंदर बड़ी एहतियात से देना पड़ेगा। हाइपरलिपिडीमिया वगैरह, मोटा होना जब बंदा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, तो आप बेसिकली जब एंडो पढ़ रहे होते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। इस प्रोलैक्टिन के फंक्शन क्या होते हैं? ये आपके पास लैक्टेशन वगैरह कॉज करता है, गायनेकोमैस्टिया के अंदर इसका रोल होता है। और अगर हम इसका रेगुलेटरी रोल देखें तो ये हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट भी करता है। यानी कि अगर किसी के अंदर प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ हद तक इनफर्टिलिटी भी कॉज करेगा। सही है। प्रोलैक्टिन को कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं? अब बेसिकली ज़्यादातर होते हैं ना थायराइड के हार्मोन्स को, ऊपर से थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन है, इसी तरह कॉर्टिकोट्रोफिक रेगुलेटरी हार्मोन है, इस तरह के रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं। इसका ऐसा कोई रेगुलेटरी हार्मोन नहीं होता। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन को भी स्टिमुलेट करने का रोल प्ले कर रहा होता है। और दूसरी तरफ डोपामीन जो होता है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का रोल प्ले कर रहा होता है। सही की बात। तो अब हम जितने भी एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं वो जारी बात है एंटीसाइकोटिक्स क्या है, ज़्यादातर डोपामीन एंटागोनिस्ट हैं। फर्स्ट जनरेशन वाले तो बहुत ज़्यादा डोपामीन एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन वाले भी कुछ ना कुछ हद तक डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो जब हम डोपामीन को कम कर देंगे तो इसका मतलब है प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन कम हो गई,
यानी कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो प्रोलैक्टिन अपने जो काम है वो तो करेगा ही करेगा, फिर तो अपने रंग दिखाएगा। तो इसका रंग दिखाना है गायनेकोमैस्टिया होना, तो गायनेकोमैस्टिया भी कॉज करेंगे। इसका मतलब है एंटीसाइकोटिक से गायनेकोमैस्टिया भी होता है, एंटीसाइकोटिक से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो यही बता रहे हैं एंटीसाइकोटिक से। अब जब FSH LH कम हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो गया, एमिनूरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम। एंटीसाइकोटिक से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ज़्यादा प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो बाकी काम करवाएगा ना। एंटीसाइकोटिक से गायनेकोमैस्टिया, एंटीसाइकोटिक से इनफर्टिलिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेट गेन, हाइपरग्लाइसीमिया, ये वाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी खास तौर पर सेकंड जनरेशन ड्रग्स कॉज कर रहे होते हैं, जैसा कि नाम भी लिखे हैं उन्होंने, स्पेशली क्लोज़ापिन और लांज़ापिन। क्लोज़ापिन देखिएगा बड़ा नोटोरियस किस्म का है। सही की बात, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि क्लोज़ापिन हम सिर्फ रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स पर देते हैं, और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर टॉक्सिसिटी क्लोज़ापिन की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो खैर इस चैप्टर के एंड में भी एक बार मैं रिवाइज करूँगा क्लोज़ापिन की टॉक्सिसिटीज़ को, लेकिन ये बात आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। अब आते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी टॉक्सिसिटी है जो आपको सिर्फ एंटीसाइकोटिक्स के अंदर ही मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वेट गेन है तो वो एंटी डायबिटिक्स के अंदर भी होता है, हाइपरग्लाइसीमिया है, वो भी कुछ और ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी होगा। तो ये ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स ये अक्सर ड्रग्स में आपको मिलते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है वो कहता है जी उसने कोई दवाई खाई जिसकी वजह से ये हो गया उसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसका मतलब है उसने एंटीसाइकोटिक्स ही खाई होंगी। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ही की टॉक्सिसिटी है। इसके अंदर ये एक बड़ा सुवेयर किस्म का सिंड्रोम है, एक इमरजेंसी सिचुएशन टाइप होती है। एक तो टेम्परेचर बहुत बॉडी का इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल रिजिडिटी हो गई। स्वेटिंग वजह हो रही है बंदे को, इम्पेयरमेंट ऑफ स्वेटिंग। आपको पता है ना, पसीना आता है तो बंदा ठंडा होता है, इसलिए तो गर्मियों में पसीना, बॉडी गर्मियों में पसीना इसलिए जनरेट करती है ताकि आपकी बॉडी ठंडी हो सके। तो अब स्वेटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है कि टेम्परेचर अंदर एक्यूमुलेट हो ही जाएगा, ठंडा बंदा हो नहीं पा रहा। हाइपर पैरेक्सिया यानी कि बुखार ऊपर दर्जे का 104 से ऊपर चलेगा, टेम्परेचर 105 हो सकता है। सो ये बात ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें बहुत सुवेयर चीज़ होती है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में। सही है, ये फर्स्ट जनरेशन भी कॉज करती है, सेकंड जनरेशन भी कॉज करती है। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट डेंट्रोलिन का नाम ही है। ठीक है, अभी डेंट्रोलिन इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी डायज़ेपैम है, डोपामिन एगोनिस्ट है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन डेंट्रोलिन का मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहीं पे देख लेना टेक्स्ट के अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है डेंट्रोलिन, हमारे कह लो कि पेपर वगैरह में डेंट्रोलिन एज एन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ही आता है आमतौर पे, या वो एक और कंडीशन भी होती है जिसका वो भी मसल रिजिडिटी से ही रिलेटेड होती है। कौन सी थी यार, अभी ध्यान में नहीं आ रही मेरे। तो डेंट्रोलिन बेसिकली आपके पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में, और एक और कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में आता है, बस। सही हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सही है। अच्छा, अब आप आ जाओ यहाँ पे सिडेशन। बड़ी सिंपल सी बात है जी, ख़ास तौर पे जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन वाले एंटीसाइकोटिक्स हैं, ये क्लोप्रोमेज़ीन वगैरह, फ्लूफेनाज़ीन, ये ज़्यादा आपके पास कॉज कर रहे हैं ये वाले सिडेशन वाले साइड इफ़ेक्ट्स। सही है, और ये भी एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा सिडेशन वाले मसले ज़्यादा होंगे। अब वो बता रहे हैं आपको कि फ्लूफेनाज़ीन और हैलोपेरिडोल जो होते हैं वो सबसे कम सिडेटिंग है ओल्डर ड्रग्स में, और अगर हम न्यूअर ड्रग्स में देखें तो एरिपेप्राजोल और लोरासिडोन सबसे कम सिडेटिंग है। तो अगर आप कोई पेशेंट आता है वो कहता है कि मुझे एंटीसाइकोटिक्स चाहिए लेकिन ये नींद वाला मसला ना हो, तो हम उसको हैलोपेरिडोल दे सकते हैं, हम उसको फ्लूफेनाज़ीन दे सकते हैं। तो ये ड्रग्स दोनों नाम इसलिए लिखेंगे, अगर कोई पेशेंट नींद नहीं चाहता तो उसको आप ये ड्रग्स देते हैं। अब आ जाइए मिस्टीरियस टॉक्सिसिटी की तरफ। एक तो बात है विजुअल इंपेयरमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पता नहीं यहाँ पे उन्होंने इसकी कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं बनाई हुई, लेकिन अगर आप MCQs देखेंगे यहाँ पे देख लो एक दफ़ा। थायरोइडाज़ीन जो है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। थायरोइडाज़ीन जो होता है वो आपके पास कॉज कर रहा है रेटिनल डिपॉजिट्स वगैरह, जिसकी वजह से आपको विजुअल इंपेयरमेंट के इशूज़ आ रहे हैं। इसी तरह थायरोइडाज़ीन जो होता है वो कंडक्शन डिफेक्ट्स भी कॉज करता है। जब हार्ट के अंदर कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं तो वो वेंट्रिकुलर रिदमियाज कॉज करते हैं, और बड़े खतरनाक किस्म के, लिखा है फैटल वेंट्रिकुलर रिदमियाज। ठीक है, अब भाईजान आप देखो आपकी एक्सरसाइज का MCQ नंबर 3 जो है वो भी उन्होंने आपको एंटीसाइकोटिक्स का कहा है कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है, तो वो ये है कि रेटिनल पिगमेंटेशन इज अ डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ थायरोइडाज़ीन। ठीक है बात, ये बात यहाँ पे भी जिक्र हो गया इसका। अच्छा जी, फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी जब हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी बात सबसे ज़्यादा सही हो सकती है थायरोइडाज़ीन के बारे में। तो थायरोइडाज़ीन के बारे में सबसे सही बात ये है कि मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑक्यूलर डिसफंक्शन। तो थायरोइडाज़ीन एक बड़ा ही मतलब टॉक्सिसिटी कॉज करने वाला फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। अभी इसको भी हम चैप्टर के में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम एटिपिकल्स की तरफ आ जाएं यानी सेकंड जनरेशन ड्रग्स की तरफ आ जाएं तो उसमें खास तौर पे क्वाइटापिन और जिप्रासिडोन QT प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो इफेक्ट्स है ना वो तकरीबन सारे ही कॉज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं भाई फलां ड्रग ज़्यादा कॉज कर रहा है, फलां ड्रग कम कॉज कर रहा है।
अब ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन भी कॉज होती है, सेकंड जनरेशन भी कॉज करती है, लेकिन थायरोइडाजीन वगैरह या ये कुछ ज़्यादा कॉज करते हैं, कुछ कम कॉज करते हैं। हम कहते हैं हेलोपेरिडोल वगैरह कम कॉज कर रहे हैं। इसी तरह एंडोक्राइन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी फलां ड्रग ज़्यादा कॉज कर रहे हैं, फलां ड्रग कम कॉज कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ये इन पर्टिकुलरली पेपर में आएगा तो वो इन्हीं दो के बारे में पूछेगा, क्वाटापिन और जिप्रासिडोन। ठीक है, इसी तरह अगर वो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का पूछेगा तो वो सिर्फ क्लोज़ेपिन का ही जिक्र करेगा आपके साथ। सही होगी बात। अलबत्ता सीजर्स जो है वो सारों में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो भी खास तौर पे क्लोज़ेपिन का होता है। अच्छा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का मतलब ये पता चला कि भाई दिल का मसला बन सकता है। थायरॉइडाजीन वगैरह जो था वो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज कॉज कर रहा है, ये भी एक तरह के, क्वाटापिन जिप्रासिडोन ये भी एक तरह का अरिथमिया ही कॉज कर रहे हैं। लेकिन अगर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का जिक्र किया हुआ तो आपने इन्हीं दो ड्रग्स के बारे में सोचना है, जो कि दोनों ही सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स हैं। सही हो गया। अब आ जाओ ओवरडोज टॉक्सिसिटी की तरफ पे। भाईजान आमतौर पर एंटीसाइकोटिक्स की ओवरडोज से बंदा मरता नहीं है। हाँ, थायरॉइडाजीन थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन वैसे बंदा अल्लाह को प्यारा नहीं होता। अमूमन ये पोस्टल हाइपोटेंशन वगैरह, अगर मुख्तलिफ किस्म की हाइपोटेंशन हो तो उसको ठीक करने के लिए हम बंदे को फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। अब बाद में वो दोबारा ये बात कर रहे हैं कि थायरॉइडाजीन जो है उसकी ओवरडोज की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, इसलिए इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सही होगी बात। अब जो मैंने आपको कहा था कि मैं चैप्टर के एंड में एक दो बातें थोड़ा सा, मतलब इस पार्ट की वीडियो के एंड में समराइज करूंगा। हमने कहा था कि हम क्लोज़ेपिन सिर्फ तब देते हैं अगर बंदा किसी और चीज़ से ठीक ना हो रहा हो, यानी कि रिफ्रैक्टरी पेशेंट हो। तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हमने देखी मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ मैंने ब्लू कलर का सर्कल बनाया हुआ है। ये देखें, क्लोज़ेपिन आपके पास क्या है, यहाँ वो कह रहे हैं कि वो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस सीजर्स ज़्यादा कॉज करता है। फिर यहाँ भी क्लोज़ेपिन का हमने देखा वेट गेन, हाइपरग्लाइसीमिया, उन्होंने कहा स्पेशली क्लोज़ेपिन ये वाला इफेक्ट भी ज़्यादा कॉज करता है। फिर यहाँ पे ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स भी इंटरमीडिएट रखता है क्लोज़ेपिन। फिर यहाँ पे पोस्टल हाइपोटेंशन भी स्पेशली वो कहते हैं क्लोज़ेपिन बहुत ज़्यादा ये साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो ये हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पे क्लोज़ेपिन काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट कॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैंने ये नोटिस किया है कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के अंदर जो हमारे पास फिनोथायाजीन्स हैं, इनके अंदर पर्टिकुलरली जो हमारे पास फिनोथायाजीन में 3 तरह के ड्रग के नाम पड़े थे ना हमने, थायरॉइडाजीन, ये थायरॉइडाजीन भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था, बड़ा ही बदनाम ज़माना ड्रग है। तो क्लिनिकल यूज़ में हम कम ही इसको देख रहे होंगे, लेकिन टॉक्सिसिटीज़ में अक्सर हम इसका नाम देखते हैं। तो एक यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, हमने न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स के अंदर। दूसरा हमने यहाँ पे देखा इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स कौन कर रहा होता है, थायरॉइडाजीन। फिर यहाँ पे देखें थायरॉइड विजुअल इंपेयरमेंट, थायरॉइडाजीन, कंडक्शन डिफेक्ट्स, थायरॉइडाजीन। फिर किसकी ओवरडोज फैटल हो सकती है, थायरॉइडाजीन। फिर किसकी ओवरडोज को ट्रीट करना मुश्किल होता है, थायरॉइडाजीन। सही है। तो आप क्लिनिकल यूज़ में कम ही देखेंगे, लेकिन टॉक्सिटीज में थायरॉइडाजीन बहुत ज़्यादा बदनाम है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में। ओवरऑल ये जो इसकी टॉक्सिटीज थी एंटीसाइकोटिक्स की, इसकी टॉक्सिसिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू इनकी क्लिनिकल यूज़। एग्जाम में अक्सर एंटीसाइकोटिक्स की वो टॉक्सिसिटीज़ ही आपसे पूछ रहे होते हैं, या अगर सिम्टम्स या यूज़ के बारे में पूछेंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि आपको पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम के बारे में पता है या नहीं पता। ठीक है, तो यूज़ के हवाले से वो आपसे सिर्फ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का थोड़ा बहुत कंपैरिजन जानना चाहेंगे, लेकिन टॉक्सिसिटीज़ में वो काफ़ी ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जिस तरह ऑटोनॉमिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह देंगे डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपने जहन में रखना है कि उसको कौन से ड्रग्स नहीं देने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिपनकॉर्ट ने डायग्रामेटिकली भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट उनको बताया भी, सेक्सुअल या हम सारी चीज़ें ऑफ एंड ऑन पढ़ चुके हैं। ये एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स की वजह से लिखा हुआ है ड्राई माउथ। अब आपको पता है जब एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स आ गए तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी आएगा, यूरिनरी रिटेंशन भी आएगा, एरिथमियास हो गए। तो आपको पता है क्वाटापिन वगैरह के केस में हमने क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी यहाँ पे लिखना है, ये इजैकुलेशन में डिफेक्ट आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ किस्मों के सिम्टम्स हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इनको। वेट गेन लिखा हुआ है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया भी साथ लिख देंगे, वो भी आपको पता है। और ये कौन कॉज करता है ज़्यादातर, न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।